नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन। कहा, कश्मीर के इतिहास को लेकर फैलाए गए मिथक। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं को लेकर घमासान जारी। भाजपा ने फिर साधा केजरीवाल पर निशाना। कहा, सत्ता बचाने की कर रहे हैं कोशिश। संजय सिंह, अनिता सिंह और सुनीता केजरीवाल के कई वोटर लिस्टों में नाम। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी। दिल्ली पुलिस ने किया घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। लखनऊ में कार्रवाई के लिए मेयर ने लिखा कलेक्टर को पत्र। बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिली राहत। बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। 25 नवंबर 2024 को हुई थी गिरफ्तारी। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की हुई घोषणा। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तो ये थे भारत एट 7 में हेडलाइंस। और अब देखते हैं राज्यों से खबरें। और सबसे पहले खबर बिहार से, जहां एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज से, जहां सीबीएसई से संबंधित निजी विद्यालयों में उर्दू भाषा पढ़ाने को लेकर विवाद हो गया है। यहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें स्कूलों में उर्दू की शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कह दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा का इस्लामीकरण, बिहार में उर्दू पढ़ाई को लेकर विवाद। किशनगंज में शिक्षा का इस्लामीकरण मुद्दे पर भारी बवाल। बिहार के मुस्लिम बहुल किशनगंज में उर्दू पढ़ाने का फरमान। दिशा की बैठक में कांग्रेस विधायक और सांसद ने उर्दू की पढ़ाई न होने का उठाया मुद्दा। जिले की अल्पसंख्यक बहुलता को ध्यान में रखते हुए उर्दू पढ़ाने का निर्देश। भाजपा का आरोप, सीबीएसई विद्यालयों में उर्दू थोपने की कोशिश। बिहार के किशनगंज जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से स्कूल और बच्चे दोनों परेशानी में आ गए हैं। अधिकारी ने निजी विद्यालयों में उर्दू पढ़ाना अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने सीबीएसई से निबंधित सभी निजी विद्यालयों को ये पत्र जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि किशनगंज मुस्लिम बहुल जिला है, इसलिए यहाँ के निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस आदेश के बाद जिले के निजी विद्यालय संचालकों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसे शिक्षा का इस्लामीकरण बताते हुए विरोध जताया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी पत्र में लिखा है कि दिशा की बैठक में कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन और सांसद डॉक्टर जावेद आजाद द्वारा जिले में संचालित निजी विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होने का मुद्दा उठाया था। सरकार से मांग की थी और शिक्षा विभाग से मांग की थी कि हमारा मुस्लिम एरिया, जो मुस्लिम बहुल एरिया है, इसमें जितने भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं, इसमें जिस स्कूल में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है तो उसमें उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए। हालांकि मामले में विवाद बढ़ा तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इस मामले में निकाले गए सभी आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया है। मैं बता दूं, किशनगंज के मुद्दे पर जो भी आदेश निकला था उसको हम लोगों ने निरस्त करा दिया है और साथ ही उसमें इंक्वायरी भी करा रहे हैं। अगर किसी की गलती होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वहीं किशनगंज के डीएम विशाल राज ने भी जिले में पहले की व्यवस्था जारी रखने के आदेश दिए हैं। पूर्व की बैठक में यह मांग उठी थी कि स्कूलों में जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं क्लास 10th में, उसके पास ऑप्शन उपलब्ध हो। इसी संदर्भ में एक अनुरोध किया गया है जितने भी स्कूल्स हैं हमारे सीबीएसई एफिलिएटेड,
कि आप लोग भी ये ऑप्शन उपलब्ध कराएं, उसके लिए वहाँ पर उपस्थित शिक्षक हों। अदरवाइज़ कोई कंपल्सन केवल उतना ही है जितने में CBSE की गाइडलाइंस है, उन्हीं के मानकों के अनुरूप ही जो कंपलसरी है वही होगा। भाजपा ने डीईओ के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि CBSE के निर्धारित नियमों के तहत ही विद्यालयों में पढ़ाई होनी चाहिए, न कि किसी बाहरी दबाव के तहत। शिक्षा मंत्री के आदेश से इस पूरे मामले में निकाले गए सारे पत्र इनवैलिड हो गए हैं, लेकिन स्कूल संचालकों में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों को जबरदस्ती उर्दू क्यों पढ़ाएं। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। एक विकल्प के तौर पर उर्दू की पढ़ाई यहां तक तो सही है, लेकिन अनिवार्य कर देना निश्चित रूप से सही नहीं था। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी की। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी नीति को अंतिम रूप देने वाली है। जनवरी के महीने में ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8 से लेकर 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। ड्रोन टेक्नोलॉजी कुशल, सुलभ और कम लागत में उपलब्ध टेक्नोलॉजी। मध्य प्रदेश में ड्रोन नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार। ड्रोन का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए मिलेगा स्टाइपेंड। ड्रोन लैब बनाने वालों को मिलेगी सरकारी फंडिंग। ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप की मदद करेगी मध्य प्रदेश सरकार। साल 2025 की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन नीति लाने की तैयारी कर ली है। इस ड्रोन नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इस ड्रोन नीति के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी लिए गए हैं। इस नीति के तहत ड्रोन की शिक्षा और प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन लैब बनाने वालों को सरकारी फंडिंग मिलेगी और ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप को सरकार मदद भी करेगी। ये ड्रोन नीति का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश को एक ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि ड्रोन ऑपरेटर्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर और जो है कि ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्थापित हो। उनके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, वो सारे जो ड्रोन नीति का पार्ट होंगी। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य इस नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और ड्रोन तकनीक का उपयोग सरकारी कार्यों और खेती जैसे क्षेत्रों में बढ़ाना है। जो ड्रोन नीति है वो आने वाले सालों में गेम चेंजर होने वाली है। ये मध्य प्रदेश में इसका जो प्रयोग हो रहा है वो इसी सालों में हो रहा है। सरकार उद्योग भी उसी फील्ड में लगाना चाहती है कि आप ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगाइए। मध्य प्रदेश सरकार का फोकस है कि युवा ड्रोन चलाना और बनाना सीखें और रोजगार से जुड़ें। ट्रैफिक कानून व्यवस्था और अपराधियों पर कार्रवाई जैसे मामलों में ड्रोन तकनीक की मदद ली जाए। सरकारी प्रोजेक्ट की निगरानी और नए प्रोजेक्ट की DPR बनाने में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाए। बाहर की कंपनियां भी राज्य में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करें जिससे कि रोजगार युवाओं को उपलब्ध हो। ड्रोन का इस्तेमाल अब केवल शादी विवाह या इवेंट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको शासन में लाकर सुशासन लाने का प्रयास भी होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ड्रोन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी कई बड़े कदम इस नीति में उठाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और अब बात एक खास तरह की गोद भराई की। ये रस्म नहीं बल्कि अभियान है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में सर्वाधिक स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन चलाया जा रहा है, ताकि राज्यों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। कैच द रेन अभियान का देखने लगा असर। वर्षा के जल से धरती की हो रही है गोद भराई। कैच द रेन अभियान के तहत स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का हो रहा है निर्माण। वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन। बाड़मेर में बने देश के सर्वाधिक स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। भारत सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत देश में स्मॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का सर्वाधिक निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में हुआ है।
बीते एक वर्ष में बाड़मेर में 43,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने, जबकि पूरे राजस्थान में इस वर्ष 83,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ। बाड़मेर जैसे मरुस्थलीय जिले में बारिश के पानी को बचाना यहाँ की संस्कृति रही है। यहाँ बीते एक वर्ष में स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के सहयोग से रिकॉर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया है। इन स्ट्रक्चर के बनने से स्थानीय आबादी को बारिश का साफ पानी पूरे साल भर पीने को मिलेगा। एक स्ट्रक्चर में लगभग 30 से 40,000 लीटर पानी का संग्रहण होता है। पंचायत समितियों में टांकों का निर्माण हुआ जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी क्षमता करीबन 32,000 से 35,000 लीटर है। और पहले जो ग्रामीणों को परेशानी हुआ करती थी, दूर दराज से पानी लाया करते थे, घर का आधा समय पानी लाने में बीत जाता था। पर वर्तमान में ये नरेगा में टांके निर्माण होने से उनको ये फायदा हुआ, समय की बचत हुई। इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरों में बरसाती पानी को सहेज कर रखा जाता है। बारिश के बाद गर्मियों के दिनों में 3 से 5 महीने तक पेयजल उपलब्ध हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ की जरूरत है, क्योंकि गांव ढाणी में पानी की बहुत जरूरत है। इन स्ट्रक्चर के बनने के बाद ढाणी या मकान के पास ही मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। पानी लेना था, मैं तो पूर जम लाता ऊँट क्यों लाता, दूरी की काफी लंबी पड़े और पानी टंकी अंकी डला तो 1000 रुपये टंकी का लागे ना। मैं ऑटो को बना दूँ का फायदा होगी, बरसात को पानी और आगों भरीजिए, मतलब पैसों की बस हो जाए, पानी भी मिल जाए, मतलब का फायदा होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान कैच द रेन चलाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले काफी दूरी से पानी लेकर आते थे, एक ट्रैक्टर की टंकी के 1,000 रुपए लगते थे, लेकिन अब मकान की छत को टांकी से जोड़ दिया गया है, जिससे बारिश का पानी एकत्रित होने से हमको बड़ी राहत मिली है। इन स्ट्रक्चर के बनने के बाद ढाणी या मकान के पास ही मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे ग्रामीणों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जयपुर से मोहम्मद अतीक। निश्चित तौर पर ऐसी योजनाओं की कामयाबी जो है वो लोगों की जिंदगी को बदल रही है। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे खास तौर पर महाकुंभ की तैयारियों की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद भारत एट 7 में अब बात करेंगे स्वच्छ और निर्मल महाकुंभ की। महाकुंभ मेला क्षेत्र के बाहरी इलाके यानी
आउटर गार्डन में भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत घेरा बनाया जा रहा है और इसी के तहत कमिश्नरेट प्रयागराज में अब 13 अस्थायी पुलिस थाना और 23 चौकियां स्थापित की गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार। महाकुंभ से पहले बड़ी तैयारी में प्रयागराज कमिश्नरेट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए 13 नए थाने और 23 पुलिस चौकियां। इस बार स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और प्रदूषण रहित महाकुंभ। सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुगमता से मेले तक पहुंचाने के साथ ही उनके सकुशल घर वापसी का फूल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। महाकुंभ 2025 की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ 7 चक्रीय सुरक्षा घेरे में कमिश्नरेट पुलिस की भी अहम भूमिका है, जो आउटर कार्डन का काम करेगी। इसी तरह अवस्थापना सुविधाओं एवं जनशक्ति में वृद्धि करते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी पुलिस थाने और चौकियां स्थापित की गई हैं। पीएसी, एनडीआरएफ, सीपीएमएफ, बीडीडीएस, एएस चेक टीम भी मुस्तैद रहेगी। जो सिटी एरिया है और जो मेला एरिया है, इस समय मिलाकर के 2700 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसमें से अधिकांश में एआई फैसिलिटीज है। साथ ही साथ टीडीआर ड्रोन्स भी हमने लगाए हुए हैं, जो कि ऊंचाई से लगातार हमको फीड देते रहेंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, एयरपोर्ट और अन्य मार्गों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए नए अस्थायी थाने और चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, बम निरोधक दस्ता और अन्य फोर्स भी तैनात रहेगी। हम लगभग पिछले विगत वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी लगभग दर्जन भर से ज़्यादा जो है तो कंपनियाँ फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में लग रही हैं और ये 1 जनवरी के पहले से ही जो है तो हमारी तैनाती हो गई है और हमने पूरा एरिया जो है तो पूरा अच्छी तरीके से उसका रैकी कर लिया है। उसका पूरा परिचितीकरण अभ्यास भी पूरा हो चुका है। महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम एक थाली एक थैला स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और प्रदूषण रहित महाकुंभ है। इस अभियान के माध्यम से पूरे देश के श्रद्धालुओं ने थाली और थैला का दान किया है, जो कुंभ मेले में सभी तीर्थयात्रियों को वितरित की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की पावन तपोस्थली और पतित पावन गंगा को दूषित होने से बचाना है। पूरे भारत से हम लोग, हर प्रदेश से, हर गांव से ये थैला थाली जनता के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है और उनके द्वारा यह हमारे प्रयागराज में आ रहा है। इस बार होने वाले महाकुंभ में आध्यात्मिकता और नवीनता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल प्रगति के साथ सनातन धर्म की पवित्र परंपराएं दिखेंगी। महाकुंभ में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर की। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉडल को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ से यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर किए 200 करोड़ रुपए। यूनिटी मॉल की स्थापना से खुलेंगे रोजगार के द्वार। यूनिटी मॉल से स्थानीय कारीगरों की आय में होगी वृद्धि। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मिलेगी मजबूती। स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन के लिए 1 स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में करेगा कार्य। छत्तीसगढ़ में एक जिला एक उत्पाद मॉडल को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में यूनिटी मॉल परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का ये प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। मॉल का निर्माण हमारे प्रदेश में होने का निर्णय हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, तो इससे हमारे स्थानीय बुनकरों को, हस्तशिल्पियों को और बहुत से स्व-सहायता समूह को लाभ मिलेगा। यूनिटी मॉल पर ये लोग सब आकर अपना सामान सही कीमत पर बेच पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यूनिटी मॉल की स्थापना से राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों और बुनकरों को लाभ मिलेगा और ये स्थानीय उत्पादों के प्रचार और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। राज्य में पहली बार बन रहे यूनिट मॉल के लिए केंद्र सरकार 200 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में एक जिला एक उत्पाद मॉडल को प्रोत्साहित करना और स्थानीय उत्पादकों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यह मॉल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा भी देगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। आगे हम आपको दिखाएंगे पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी का कुदरती नजारा। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद पिछले 4 दिनों से अब धूप खिली हुई है, तो प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच भी किन्नौर, मनाली, सोलंग, नाला, शिमला के नारकंडा में भारी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। दिन के समय काफ़ी धूप खिल रही है। बावजूद इसके पिछले दिनों जो बर्फबारी प्रदेश में हुई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचा। खासतौर पर शिमला के ऊपरी इलाके, मनाली, किन्नौर और चंबा में पर्यटक जो है वो अभी भी बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं पर्यटक। जाके बहुत अच्छा लग रहा है। द वेदर हियर इज लाइक वंडरफुल, और यहाँ पे जो ठंडी है, यहाँ का जो स्नो है, इट जस्ट फील लाइक हेवन। आई रियली लाइक दिस प्लेस एंड इट्स स्नो ऑल अराउंड। होटल के बाहर इतना प्यारा स्नो था। आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस बट दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस व्हिच आई हैव विजिटेड नाउ। लकीली स्नोफॉल मिला। 2 दिन सांगला में काफ़ी एंजॉय किया और अभी काफ़ी सारी स्नोफॉल हो चुकी है। आई होप रास्ता क्लियर हो जाए और मैं आगे काजा तक जा पाऊँ। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इस समय इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, जिसको देखकर पर्यटक जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बनी हुई है, जिसकी वजह से आवाजाही में कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन तमाम जो सड़कें हैं वो बहाल कर दी गई है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से मैदानी इलाकों
में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में 4 और 5, 6 जनवरी को भारी हिमपात की संभावना भी जताई गई है। इन दिनों जो है मैदानी इलाकों में इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि विजिबिलिटी जो है वो सुबह और शाम 0 के बराबर हो गई है। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। और अब बात केरल के मुख्यमंत्री के विवादित बयान की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सनातन धर्म के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के रुख पर भी सवाल उठाए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री विजयन ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि समाज सुधारक और संत श्री नारायण गुरु को सनातन धर्म के समर्थक के रूप में चित्रित करने का प्रयास जाति आधारित वर्णाश्रम धर्म को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सनातन धर्म राजशाही और जातिवाद को वापस लाने के अलावा और कुछ नहीं है। तो केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी से असहमति जताई, जबकि राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनका समर्थन कर दिया। तो मुरलीधरन ने कहा कि केरल में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता ने सनातन धर्म और भगवाकरण शब्द के बारे में मुख्यमंत्री की टिप्पणी का विरोध किया, जबकि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन कर दिया। भाजपा ने इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है और इस बात पर जोर दिया है कि केरल के मुख्यमंत्री की टिप्पणियां हिंदू दर्शन को नुकसान पहुंचा रही हैं। Congress leader of Kerala and the leader of opposition in the state assembly disagrees with the chief minister's comments on Sanatana Dharma and opposes the term of saffronization. His own party president of Kerala has supported the statement of the chief minister that Sanatana Dharma is nothing but bringing back monarchy and bringing back casteism. और इस पूरे मामले पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के नेता डी राजा ने मुख्यमंत्री विजयन का बचाव कर दिया और कहा कि हम सनातन का विरोध करते हैं क्योंकि सनातन भेदभाव को बढ़ावा देता है। I do not agree with what BJP is saying. BJP is talking about Sanatan. They must define what is Sanatan. BJP, RSS should explain to the people what is Sanatan. We are opposed to Sanatan. We think Sanatan is an ideology which perpetuates inequalities, which perpetuates caste system, which perpetuates patriarchy. So we are opposed. वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री पब्लिसिटी के लिए इतना गिर जाएगा, ये अपेक्षा नहीं थी। हिंदू धर्म पर, हिंदू मानविंदुओं पर, हिंदू संतों को और हिंदू मंदिरों को कब्जा करके रखना, उनको कलंकित करना, उन पर लालछन लगाना, अपनी ओछी जबान से ओछी पब्लिसिटी के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, कम से कम एक मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा नहीं थी। तो एक और विवादित टिप्पणी के साथ यह बहस फिर से एक बार तेज हो गई है। आज भारत एट 7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।